हेलो स्टूडेंट, एएस इलेक्ट्रिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो यहाँ स्टूडेंट रेजिस्टेंस पर आधारित विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उन न्यूमेरिकल्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे, देखेंगे किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने नाम लिया है रेजिस्टेंस का, तो सबसे पहले हम जानेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, ये रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो रेजिस्टेंस को थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, और रेजिस्टेंस की ये डिपेंडेंसी जो होती है वो किस किस के ऊपर होती है, रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमें पता चल जाएगा रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उन टर्म्स को क्या करके हम जो कम या ज़्यादा करके उनको वेरी करके हम रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और तुम्हारा रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट, इन टर्म्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। जब ये रेजिस्टेंस जो होता है ये क्या करता है, करंट के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। जब ये करंट के मार्ग में रुकावट पैदा करता है तो कोई ऐसा टर्म्स भी तो होगा जो सुगमता भी तो प्रदान करता होगा। तो वो सुगमता प्रदान करने वाला कौन सा टर्म है स्टूडेंट, हमारा कंडक्टेंस है। इस कंडक्टेंस के बारे में चर्चा करेंगे, कंडक्टिविटी के बारे में चर्चा करेंगे, रेजिस्टिविटी के बारे में चर्चा करेंगे। इन सभी टर्म्स के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे पहले, और फिर उसके बाद में लास्ट में हम जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स इतने ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, इसमें जो है आप बिना कॉपी और पेन की सहायता से आज पूरे न्यूमेरिकल्स कर दोगे। बस मेरे साथ आप बने रहिए, पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा आज का हमारा। इसमें बहुत सारी चीज़ों को मैं क्लियर कराऊंगा आपको, जो है कंडक्टिंग मटेरियल के बारे में बताऊंगा, कंडक्टिंग मटेरियल से वायर हमने कैसे बनाया, वायर में कौन कौन से गुण आ गए हमारे। ठीक है ना, एक तो रेजिस्टेंस का गुण आ गया, एक रेजिस्टिविटी का गुण आ गया। तो इन सारे टर्म्स के बारे में हम जानेंगे और लास्ट में हम चर्चा करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जैसे विभिन्न टाइप्स के बन जाते हैं कि लंबाई को दोगुना कर दिया जाए और आयतन को स्थिर रखते हुए। आयतन क्या होता है, वॉल्यूम। आप वॉल्यूम नहीं जानते हो तो वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम को इस टाइप से समझिए कि ये मैंने एक क्या बना लिया है, मान के चलिए ये वायर बनाया है मैंने। ठीक है ना, और वायर कैसी फॉर्म में होता है, ये जो है सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, बोले तो किसकी फॉर्म में, जो है बेलनाकार फॉर्म में। देखिए बेलनाकार फॉर्म में है, तो ये बेलनाकार फॉर्म में जो मैंने वायर बनाया है तो ये वायर कैसा होता है, ठोस होता है, सॉलिड होता है। ठीक है ना, तो इस सॉलिड, ये सॉलिड किस टाइप में, किस आकार में, बेलन के आकार में। तो बेलन का जो फॉर्मूला होता है, बेलन का आयतन निकालने का जो फॉर्मूला होता है πr²h होता है। मतलब कहने का मीन्स ये है कि इसको बनाने के लिए, इस बेलनाकार फॉर्म के वायर को बनाने के लिए मैंने कितना मटेरियल, मतलब किसी पदार्थ की कितनी मात्रा मैंने क्या किया, इस्तेमाल की है, यूज की है इसको बनाने के लिए, उसको कहता हूँ मैं जो है वॉल्यूम। उसको क्या कहूँगा मैं, वॉल्यूम। तो स्टूडेंट, यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं किसके ऊपर चर्चा करेंगे, रेजिस्टेंस के ऊपर चर्चा करेंगे कि ये रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि ये जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को हिंदी में हम बोलते हैं प्रतिरोध, और प्रतिरोध का हिंदी अर्थ होता है रुकावट, बाधा, विरोध। ठीक है ना, इसको हम हिंदी में रुकावट भी बोल सकते हैं, बाधा भी बोल सकते हैं, विरोध भी बोल सकते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि प्रतिरोध क्या होता है, एक बाधा होती है। तो ये बाधा किसके मार्ग में होती है, कोई हमारे पास क्या है, एक कंडक्टिंग वायर है। ये क्या है, हमारे पास कंडक्टिंग वायर है। इस कंडक्टिंग वायर में से क्या निकल के जाएगी, करंट निकल के जाएगी। क्या निकल के जाएगी, करंट निकल के जाएगी। तो जब इसमें से करंट का फ्लो होगा तो इस करंट के फ्लो के मार्ग में क्या डालेगा, बाधा डालेगा। ये रेजिस्टेंस जो है हमें दिखाई नहीं देता है, हमें क्या करना होता है, मानना होता है कि इसमें क्या है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ये वायर बना हुआ है, इसमें दोनों चीज़ें हैं। ठीक है ना, और ये दोनों ही किसके मार्ग में बाधा डालती हैं, करंट के मार्ग में बाधा डालती हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब रेजिस्टेंस क्या होता है, अब देखिए यहाँ ये कंडक्टर जो है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है और इसकी लेंथ कितनी है। रेजिस्टेंस तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, और रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, रेजिस्टिविटी उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि भाई ये जो कंडक्टिंग वायर जो आपने बनाया है किस कंडक्टिंग मटेरियल का यूज करके बनाया है। ठीक है, हमने मान के चले ये हमने चांदी का बनाया है वायर, किसका, चांदी का। तो जब चांदी का हम वायर बना रहे हैं तो हमें पता है कि चांदी की कंडक्टिविटी क्या होती है, सबसे हाई होती है। ठीक है, और रेजिस्टिविटी क्या होती है इसकी, रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, सबसे कम।
तो जब रेजिस्टिविटी क्या करती है कि कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस कंडक्टिंग मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हो वायर बनाने के लिए। आपने यदि लोहे का इस्तेमाल किया होता तो लोहा क्या करता है, आयरन क्या करता है, अपने करंट अपने अंदर से करंट के गुजरने का ज़्यादा विरोध करता है किसके मुकाबले, चांदी के मुकाबले। तो वो क्या होगी, उसकी रजिस्टिविटी होगी। रजिस्टिविटी डिपेंड करती है पदार्थ की प्रकृति के ऊपर, मतलब पदार्थ किसका यूज किया है आपने, चांदी का है, तांबे का है, कॉपर का है, किसका है, ठीक है ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और रजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई जो जिस कंडक्टिंग मटेरियल का आपने इस्तेमाल करके वो वायर बनाया है, उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, उस वायर की लेंथ कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रजिस्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा और टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो इन सारी बातों को हम डिटेल में जानेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम जो है ये रेजिस्टेंस का गुण आया कहाँ से, रेजिस्टेंस का गुण, बाधा प्रकट करने का गुण आया कहाँ से। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कंडक्टिंग मटेरियल को, किसको, कंडक्टिंग मटेरियल बोले तो चालक पदार्थ। चालक के बारे में आप सभी ने पढ़ रखा होगा। चालक क्या होते हैं, जिनके अंदर से धारा का प्रवाह हो जाता है, ठीक है, जिसके अंदर से धारा प्रवाहित हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, चालक कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, बोले तो कंडक्टिंग मटेरियल कहते हैं। क्लियर। अच्छा, ये कंडक्टिंग मटेरियल को हम बनाते कैसे हैं, कंडक्टिंग मटेरियल बनाना ही, सॉरी, ये तो प्रकृति से प्राप्त होता है कंडक्टिंग मटेरियल। तो इस कंडक्टिंग मटेरियल के द्वारा हम क्या बना लेते हैं, वायर बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, वायर बनाते हैं। वायर क्यों बनाते हैं, क्योंकि करंट को हमें कहाँ लेके आना है, अपने घर में लेके आना है। हमें पंखा भी चलाना है, कूलर भी चलाना है, ट्यूबलाइट भी जलानी है, सारे काम करने हैं। तो वो करंट जो है किसके माध्यम से हमारे घर के अंदर आई, वायर के माध्यम से, ठीक है ना। तो ये वायर किससे बनता है, कंडक्टिंग मटेरियल से बनता है। और उस वायर के अंदर करंट प्रवाहित होती है और उस वायर के अंदर दो चीज़ बैठी हुई हैं, एक तो रेजिस्टेंस और एक रजिस्टिविटी। दोनों ही क्या करेंगी, करंट के आपके घर में आने से क्या करेंगी, रुकावट डालेंगी, विरोध प्रकट करेंगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्टूडेंट ये कंडक्टिंग मटेरियल क्या होते हैं। सबसे पहले कंडक्टिंग मटेरियल के बारे में आपको बता दें। ये स्टूडेंट कंडक्टिंग मटेरियल, हिंदी में इसको बोलते हैं हम चालक पदार्थ, चालक पदार्थ। तो ये स्टूडेंट चालक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल, जैसे आपका चांदी है, चांदी का सिंबल होता है Ag, चांदी है। कॉपर है, कॉपर का सिंबल होता है Cu। और आपका Au सोना हो गया, और एल्युमिनियम हो गया, ठीक है। और डॉट 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 सभी प्रकार की जितनी भी मेटल्स हैं, ठीक है ना, मेटल्स हैं, ये सभी मेटल्स क्या होती हैं स्टूडेंट, हमारी चालक पदार्थ होती हैं, ठीक है ना। ये सभी क्या है, हमारी चालक पदार्थ हैं। चांदी है, तांबा है, सोना है, एल्युमिनियम है, लोहा है, टिन है, शीशा है, और जितनी भी हमारी वो जो है मेटल्स होती हैं, बोले तो धातुएं होती हैं, वो सभी क्या होती हैं, हमारी कंडक्टिंग मटेरियल होती हैं। उनके अंदर से धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, उनको हम कंडक्टिंग मटेरियल कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सभी मेटल्स वगैरह हैं। तो ये मेटल्स जो होती हैं स्टूडेंट, इन मेटल्स के अंदर एक गुण पाया जाता है, इन मेटल्स के अंदर गुण पाया जाता है क्या, एक तो मेलेबल का गुण पाया जाता है, बोले तो आघातवर्ध। मेलेबल को इंग्लिश में मेलेबल को हिंदी में बोलते हैं आघातवर्ध। और इसके अंदर एक और गुण पाया जाता है डक्टिलिटी, डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी, ये दो चीज़ों का गुण इनमें पाया जाता है। तो डक्टिलिटी का मतलब होता है आघातवर्ध, बोले तो इनको हथौड़े से पीटने पर, इन धातुओं को यदि हथौड़े से पीटा जाए तो इसको चादर के रूप में क्या किया जा सकता है, ढाला जा सकता है। ये इनका गुण जो होता है वो ये इनका जो गुण होता है वो मेलेबिलिटी का होता है। मेलेबिलिटी बोले तो आघातवर्ध का, बोले तो चादर के रूप में ढालना। और जब हम इसको वायर की फॉर्म में डाल रहे हैं, किसकी फॉर्म में, ये वायर की फॉर्म में डालना है, तो वायर की फॉर्म में डाला जा सकता है किस गुण के कारण, तन्यता गुण के कारण। तन्यता को इंग्लिश में बोलते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी के कारण जो है इसको किसके फॉर्म में डाला जा सकता है, वायर की फॉर्म में डाला जा सकता है। बोले तो कंडक्टिंग मटेरियल को थोड़ा सा गर्म करेंगे और गर्म करने पर इसको हम किसके फॉर्म में डाल देंगे, खींचने पर वायर की फॉर्म में हम डाल देंगे स्टूडेंट। तो ये जो धातुएं होती हैं, धातुओं में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, एक तो डक्टिलिटी का और किसका,
मेलेबिलिटी का। तो डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी क्या हो गई, इनके अंदर दो गुण पाए जाते हैं, एक तो आघातवर्ध और तन्यता। आघातवर्ध को बोलते हैं हम स्टूडेंट मेलेबल और इसको बोलते हैं डक्टाइल, मेलेबल और डक्टाइल। तन्यता के कारण तार के रूप में खींचा जाता है, तार के रूप में खींचा जा सकता है, और इसके कारण जो है चादर के रूप में ढाला जा सकता है, चादर के रूप में। मतलब कोई मटेरियल है हमारे पास, कोई मेटल है, वो मेटल को आघातवर्ध होने के कारण उसको चादर के रूप में भी ढाला जा सकता है, और वो मेटल है हमारी जो है, मेटल में तन्यता गुण के कारण उसको हम तार के रूप में क्या कर सकते हैं, उसको खींच सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम जानते हैं कि 2 ग्राम यदि हमारे पास कॉपर है तो 1 ग्राम कॉपर है, 1 ग्राम कॉपर को हम 50 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। 1 ग्राम कॉपर से नहीं, 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम सोने से हम 50 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो सोचिए उसकी डक्टिलिटी कितनी हाई है, जब 50 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। 2 ग्राम बोले तो कितना हो गया, बहुत ही कम मात्रा हो गई। तो स्टूडेंट ये समझ में आ गया आपको, ये चालक पदार्थ हो गए। इन चालक पदार्थ को तन्यता गुण के कारण किसके रूप में खींचा जा सकता है, वायर के रूप में खींचा जा सकता है। तो ये कंडक्टिंग मटेरियल से हमने क्या बना दिया स्टूडेंट, वायर बना दिया, और वायर को हिंदी में हम बोलते हैं तार। ये तार बना दिया, तो इस तार के अंदर स्टूडेंट कितने गुण विद्यमान हो जाते हैं, 2 गुण विद्यमान हो जाते हैं। वो 2 गुण हमारे कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है रेजिस्टेंस और एक होती है रेजिस्टिविटी। कौन कौन से 2 गुण आ गए इसके अंदर, 2 गुण विद्यमान हो गए इसके अंदर स्टूडेंट, 2 गुण विद्यमान हो गए। एक तो गुण आ गया इसमें, 2 गुण आ गए इसमें, इसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, और कौन कौन सी, एक तो रेजिस्टेंस की और एक रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो स्टूडेंट ये जो 2 गुण आ जाते हैं इसके अंदर, तो ये दोनों ही क्या करते हैं, धारा के मार्ग में क्या डालते हैं, बाधा डालते हैं। मैंने आपको बताया अभी, धारा के मार्ग में क्या करते हैं, ये धारा के मार्ग में बाधा डालते हैं। क्या काम करते हैं, ये वायर के कंडक्टिंग मटेरियल को वायर के फॉर्म में कैसे ढाला गया, तन्यता गुण के कारण, डक्टिलिटी के कारण वायर के फॉर्म में ढाल दिया। तो इस वायर के अंदर कौन सा गुण आ जाता है, धारा के मार्ग में बाधा प्रकट करने का गुण आ जाता है। जो धारा के मार्ग में बाधा प्रकट करता है उसको रेजिस्टेंस भी कहते हैं और उसको रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। रेजिस्टेंस को स्टूडेंट हिंदी में बोलते हैं हम प्रतिरोध, और रेजिस्टिविटी को स्टूडेंट हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधकता। इसका दूसरा नाम स्टूडेंट बन जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट और रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। तो इसका दूसरा नाम हो जाता है विशिष्ट प्रतिरोध, इंग्लिश में बोल देते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको स्टूडेंट हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट रो से। अब ये स्टूडेंट ये दोनों ही क्या करते हैं, धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं, धारा के मार्ग में बाधा प्रकट करते हैं। तो ये जो डिपेंड भी तो करते होंगे किसी न किसी के ऊपर, ये दोनों डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड मतलब निर्भर। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, मैंने अभी आपको बताया था कि रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा आपने जो कंडक्टिंग मटेरियल लिया है। आपके पास 2 किलोग्राम कॉपर थी, ठीक है ना, उस कॉपर से आपने क्या बनाया, वायर बनाया, ठीक है ना। तो वायर एक तो उसकी लंबाई कम लंबाई और मोटा वायर बना सकते हो, अधिक लंबाई पतला वायर बना सकते हो, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अब लंबाई ज़्यादा हो गई या लंबाई को कम कर दिया,
क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम कर दिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा दिया, तो इसका मतलब ये है कि आपने कंडक्टिंग मटेरियल को तार की फॉर्म में डाला है। तो तार की फॉर्म में डालने का मतलब क्या है कि आपने उसको किसकी फॉर्म में डाला है। तार हमारे कैसे होते हैं, वेलन के आकार के होते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं। तो उस सिलेंड्रिकल फॉर्म में देखने पर हमें ये पता चलता है या तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा या फिर ज़्यादा होगा, या तो लंबाई उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी या फिर कम होगी। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है चालक तार की। ये क्या बन गया, हमारा एक चालक तार बन गया। इस चालक तार की क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है, किस पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, और किस पे, लंबाई पे डिपेंड करता है। किस किस के ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट, चालक तार की लंबाई पर, चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई, लंबाई को स्टूडेंट हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, लंबाई क्रॉस सेक्शनल एरिया को A से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके विशिष्ट प्रतिरोध पर भी ये डिपेंड करता है, और टेम्परेचर के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। टेम्परेचर बोले तो T से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये स्टूडेंट ये डिपेंड करता है चालक पदार्थ की प्रकृति पर। चालक पदार्थ की मतलब जो चालक आप बना रहे हो, जो तार आप बना रहे हो, वो तार आप किस मटेरियल से बना रहे हो, चांदी से बना रहे हो, सोने से बना रहे हो, टिन से बना रहे हो, शीशे से बना रहे हो, किस से बना रहे हो, ठीक है ना। तो वो उसकी पदार्थ की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति पे, और किस पे, तापमान पे। तापमान को हम T से रिप्रेजेंट किया है स्टूडेंट। तो यहाँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि दोनों में अंतर आपको पता चल गया होगा कि रेजिस्टेंस क्या है और रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस केवल डिपेंड करता है उसकी, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, तार की लंबाई पर, और तार किस मटेरियल से बना है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बोले तो किस मटेरियल से बना था, चांदी से बना है तो चांदी की जो प्रतिरोधकता होती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये रो जो होता है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो केवल डिपेंड करता है चालक पदार्थ की प्रकृति पर, और किस पर, तापमान पर, बोले तो टेम्परेचर पर। अब टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, इसकी चालक के केस की बात चल रही है, हम चालक के केस की बात कर रहे हैं। तो चालक का जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है स्टूडेंट, बढ़ जाता है। ये हम बात बताएंगे आपको, और इस पे आधारित हम न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे, अगले टॉपिक में कराएंगे, इस पे नहीं। इसमें तो केवल हम वो देखेंगे कि ये लंबाई और इन पे आधारित जो क्वेश्चंस बनेंगे इनको देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ ये इसके ऊपर डिपेंडेंसी हो गई। तो जब ये डिपेंडेंसी हो गई तो इसका ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है स्टूडेंट, R बराबर ρL/A। ये आप सभी ने पढ़ा होगा। हमें पता है कि ये चालक तार लंबाई के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बोले तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ इसका यदि हम फॉर्मूला देखें, यहाँ से रो की वैल्यू स्टूडेंट हम यहाँ से निकालें तो रो की वैल्यू क्या निकल आएगी, ये इसके पास गुणा में चला जाएगा, ये गुणा में लगी है वैल्यू तो ये भाग में आ जाएगी। तो यहाँ रो की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, RA/L, RA/L। तो ये फॉर्मूला जो हमने किससे निकाला, इससे निकाला है। इससे निकाला है, क्यों निकाला है, इसीलिए निकाला है क्योंकि यहाँ से हमें इसका क्या मिल जाएगा, मात्रक मिल जाएगा, यूनिट मिल जाएगी। यहाँ यूनिट इसकी क्या होती है, इसके बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में हमें किसने बताया, ओम वैज्ञानिक ने बताया। तो इसीलिए इसका मात्रक क्या हो गया, ओम हो गया, ओम। ओम को इंग्लिश में OHM लिखते हैं, और इसका जो सिंबल होता है स्टूडेंट ये होता है ओमेगा। इसको बोलते हैं हम स्टूडेंट, सिबलिंग का जो सिंबल बनता है, सिबलिंग टाइप में जो सिंबल बनता है इसको हम बोलते हैं ओमेगा। यहाँ स्टूडेंट हम इसका मात्रक निकालें तो इसका मात्रक क्या बन जाता है स्टूडेंट, हमको पता है, हमने आपको सब कुछ सिखा रखा है, हमने यूनिट्स बताई थी आपको, ठीक है ना। यूनिट्स कैसे निकालते हैं, ऐसा यूनिट, CGS यूनिट, FPS यूनिट, और इनके मध्य में क्या रिलेशन होता है, सारे फॉर्मूलेज मैंने कराए थे आपको। तो सब कुछ बता रखा है स्टूडेंट, कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं। तो हमारी पिछली वीडियो आप जाके देख सकते हैं, उन सबको देखें, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। यहाँ रेजिस्टेंस का यूनिट स्टूडेंट क्या होता है, ओम होता है। और यहाँ देखिए एरिया, एरिया क्या होता है,
एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को हम मीटर में मेजर करते हैं और चौड़ाई को भी मीटर में मेजर करते हैं, तो मीटर इंटू मीटर बोले तो मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। और लंबाई को स्टूडेंट हम मेजर करते हैं किसमें, मीटर में। तो स्टूडेंट यहाँ देखें मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, इसका ऐसा यूनिट क्या बन गया, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। ओम का सिंबल ये होता है और मीटर का सिंबल होता है स्मॉल एम। ये बन गया स्टूडेंट किसका, मात्रक बन गया रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी बोलें, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलें या प्रतिरोधकता बोलें, तो उसका मात्रक क्या बन जाता है, ओम इंटू मीटर। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है स्टूडेंट। अब आगे हम देखते हैं कि जब आर और रो दोनों ही धारा के मार्ग में बाधा प्रकट करते हैं तो कुछ न कुछ ऐसा तो होगा उस कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर कि वो जो धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करे। तो धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करने वाली दो चीज़ें होती हैं, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जब ये दोनों जो है क्या करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं, तो यहाँ सुगमता भी तो प्रदान की जा सकती है। बाधा का विलोम क्या होता है स्टूडेंट, बाधा का विलोम क्या होता है, सुगमता। ये दोनों बाधा प्रकट करते हैं तो बाधा का विलोम बन जाता है स्टूडेंट, बाधा का विलोम हो जाता है सुगमता। तो सुगमता स्टूडेंट कौन पैदा करता है, इस रेजिस्टेंस के मार्ग में जो सुगमता प्रदान करता है स्टूडेंट, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। और यहाँ स्टूडेंट जैसे रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी यहाँ क्या आ जाती है आपकी जो है, इसमें जो सुगमता प्रदान करती है वो कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इसको स्टूडेंट हम बोलते हैं चालकता हिंदी में, और स्टूडेंट इसको बोलते हैं हम विशिष्ट चालकता। इसको स्टूडेंट दूसरा नाम इसका दिया जा सकता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया R से, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट G से। यहाँ रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट किया रो से, तो यहाँ इसको स्टूडेंट रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, इसको बोलते हैं सिग्मा। इसको बोलते हैं स्टूडेंट रो और इसको बोलते हैं सिग्मा। ठीक है स्टूडेंट। जब ये रेजिस्टेंस था, इसने बाधा डाली, तो इसका विलोम क्या निकल के आया स्टूडेंट, इसका विलोम था सुगमता। बाधा का विलोम क्या होता है स्टूडेंट, सुगमता होता है। और सुगमता कौन प्रदान कर रहा है, कंडक्टेंस। यहाँ हमने देखा कि ये जो रो था हमारा, रो क्या काम कर रहा है, बाधा डालने का काम कर रहा है। तो यहाँ से ये सिग्मा है हमारा, तो ये सिग्मा क्या कर रहा है, सिग्मा प्रदान कर रहा है धारा के मार्ग में क्या, सुगमता। क्या पैदा कर रहा है, धारा के मार्ग में सुगमता। तो ये धारा के मार्ग में सुगमता, इसका ये विलोमी तो है स्टूडेंट। क्या हुआ, ये विलोम, उल्टा विलोम है। तो इसका स्टूडेंट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला यदि हम बनाना चाहें, विलोम का मतलब उल्टा, तो क्या हो जाएगा, G बराबर 1/R। और यहाँ रो बराबर स्टूडेंट क्या बन जाएगा, रो बराबर स्टूडेंट बन जाएगा आपका, रो बराबर हो जाएगा 1/सिग्मा। ओ सॉरी, सिग्मा बराबर 1/रो हो जाएगा, या रो बराबर 1/सिग्मा, ऊपर नीचे ले जा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमें कंडक्टेंस का भी फॉर्मूला मिल गया, और किसका फॉर्मूला मिल गया, कंडक्टिविटी का भी फॉर्मूला हमें यहाँ से मिल गया।
अब स्टूडेंट बात आती है इस रेजिस्टेंस की जगह पे इस फॉर्मूले को भी रखा जा सकता है। तो इसको रखने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा स्टूडेंट, देखते हैं। 1/r की जगह पर ρl/a रख दिया। जब a यहाँ नीचे है तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये वैल्यू स्टूडेंट हमें फाइंड होके मिल जाएगी, a/, क्या हो जाएगी, ρl। ये g की वैल्यू आ गई हमारी। तो स्टूडेंट इसको मैं डायरेक्टली लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्टूडेंट हमें g बराबर क्या मिला, g बराबर मिला r की जगह पर r की वैल्यू ρl/a रखेंगे तो a ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, ρ/l। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये जो कंडक्टेंस होती है स्टूडेंट हमारी, यहाँ से भी हमें पता चलता है और यहाँ से भी हमें पता चलता है। ये कंडक्टेंस जो है डिपेंड करती है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। चालक तार के क्रॉस सेक्शनल एरिया बोले तो हिंदी में बोलते हैं कटा क्षेत्रफल। कटा क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड करती है। ये कटा क्षेत्रफल क्या होता है, इस बीमारी को भी अभी सॉल्व कर देंगे, पहले इस पर ध्यान दें। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड करती है और किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो कंडक्टर आपने बनाया है वो कितनी लेंथ का है उस लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, पदार्थ की प्रकृति, किस मटेरियल का यूज करके आपने उस वायर को बनाया है, ये उसकी क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है। तो हम यहाँ से इस फॉर्मूले से हम आपको बता सकते हैं कि जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम है, जो वैल्यू नीचे होती है और एक वैल्यू ऊपर है, तो इसका मतलब है इसके अंदर क्या है, विलोम अनुपात है, व्युत्क्रमानुपात है। व्युत्क्रमानुपात को इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमसे क्या कहता है, इन सारी बातों को अभी मैं क्लियर करूंगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमसे ये कहता है कि एक क्वांटिटी के बढ़ जाने से दूसरी क्वांटिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है, तो नीचे ऊपर वाली क्वांटिटी का मतलब है विलोम अनुपात में है और एक ही लाइन में सीधे सीधे है, तो इसका मतलब वो समान अनुपात में है, ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, एक क्वांटिटी को कम कर दूँ तो दूसरी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि एक क्वांटिटी को हम यदि बढ़ा दें तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि दूसरी क्वांटिटी को हमने कम कर दिया, क्या कर दिया, कम कर दिया, तो पहली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं इनके बीच में कैसा हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया और ये इसके सामने है बिल्कुल जस्ट, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम ये कह सकते हैं कि जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, जिसका जितना मोटा वायर होगा आगे से, ठीक है ना, जितना मोटा वायर होगा तो उसका क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, हमारी ज़्यादा हो जाएगी। कंडक्टेंस क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ज़्यादा हो जाएगी। हम यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया। जब यहाँ रेजिस्टेंस कम है तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मैटर है, ये आपको समझ में आना चाहिए और इसको मैं अभी आपको समझाऊंगा, पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो यहाँ से स्टूडेंट इसका ये फॉर्मूला ये मिल गया और एक फॉर्मूला ये मिल गया हमको जो है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके मात्रक की बात करते हैं। तो इसका जो मात्रक जो यूनिट आता है स्टूडेंट, इसका ऐसा यूनिट की हम बात करते हैं तो इसका ऐसा यूनिट जो है वो वैज्ञानिक किसने दिया था, साइमन और मिहो। साइमन कहो या मिहो कहो, उन वैज्ञानिक ने किसके बारे में बताया था, चालकता बोले तो कंडक्टेंस के बारे में बताया था। तो उनके सम्मान में इसका ऐसा यूनिट क्या बना दिया गया, साइमन या मिहो बना दिया गया, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से स्टूडेंट हम देखते हैं इसका मात्रक जो है, इस फॉर्मूले की अकॉर्डिंग हम मात्रक बनाते हैं तो इसका मात्रक क्या निकल के आ जाता है, 1/ओम। फॉर्मूले की अकॉर्डिंग 1/ओम। तो 1/ओम को स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं, 1/ओम का ये सिंबल क्या होता है, ये होता है, ठीक है स्टूडेंट, 1/ओम। तो इसका जो सिंबल बनता है स्टूडेंट 1/ओम को हम क्या बोलते हैं, मिहो बोलते हैं और मिहो का स्टूडेंट सिंबल क्या होता है, उल्टा सिबलिंग, ठीक है, उल्टा ओमेगा। ये इसका हो गया सिंबल, सॉरी।
तो इसका जो ऐसा यूनिट और बन जाता है क्या, ये मेहो बोले, क्या होता है मेहो, मेहो कहें या साइमन कहें, और साइमन को स्टूडेंट हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्लियर मैटर। तो ये इसके क्या होते हैं, यूनिट होते हैं। आपको कुछ भी यूनिट दिया जा सकता है, पूछ ले के चालकता का यूनिट क्या होता है, मेहो होता है, साइमन होता है, ओम इनवर्स होता है, 1/ओम होता है, ठीक है। और आपको सिंबल के रूप में देते, सिंबल के रूप में एक तो ओमेगा बना दे और एक उल्टा ओमेगा बना दे, तो निम्न में से कौन सा नहीं है, ये पूछा जा सकता है। तो ओम किसका सिंबल होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। जितने भी मैंने अभी आपको बताए वो सब किसके सिंबल हैं, किसके यूनिट हैं, चालकता के। तो यहाँ से स्टूडेंट अब हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये क्या है हमारा सिग्मा, और सिग्मा को हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस से बना रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस से बना कंडक्टिविटी। ये दोनों भाई थे, ये छोटा भाई ये बड़ा भाई, दोनों क्या प्रदान कर रहे हैं, बाधा, ठीक है। जब ये दो भाई हैं बाधा प्रकट कर रहे हैं तो इनके भी दो अपोजिट पार्टी के हैं, बोले कि आप बाधा डालोगे तो हम भी हैं, हम सुगमता प्रदान करेंगे, करंट को हम इतना कमज़ोर नहीं समझेंगे, ये कमज़ोर है तो हम भी इसके साथ लाठी लेके खड़े हुए हैं। तो अब कौन आ गए, एक तो कंडक्टेंस और एक कंडक्टिविटी। दोनों ने क्या काम किया, ये छोटा भाई हो गया ये बड़ा भाई हो गया, दोनों ने क्या प्रदान की, सुगमता प्रदान करी, ठीक है ना। तो सुगमता किस प्रकार से प्रदान करते हैं, सुगमता ये कंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है, एरिया के ऊपर, लेंथ के ऊपर और रेजिस्टिविटी के ऊपर। यहाँ ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जैसे आपकी प्रतिरोधकता किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, चालक तार की प्रकृति पर और तापमान पर, इसी प्रकार से ये कंडक्टिविटी भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, पदार्थ की प्रकृति पर। आपने कौन सा मटेरियल यूज किया है वायर बनाने के लिए। यदि आपने चांदी यूज किया है तो चांदी की जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। चांदी की कंडक्टिविटी हाई होगी और रेजिस्टिविटी क्या होगी, लो होगी। आप यहाँ से देख लीजिए फॉर्मूले से, जब इसकी रेजिस्टिविटी लो होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है। क्या चल रहा है मामला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का बोले तो व्युत्क्रमानुपाती का चल रहा है। व्युत्क्रमानुपाती ये कहता है कि ये क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखिए मैंने क्या बोला आपसे, ये रेजिस्टिविटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई तो इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा किसकी होती है, जैसे चांदी से कम चले जाएं, चांदी के बाद कॉपर आ जाए, चांदी और कॉपर की कंपैरिजन कर रहे हैं हम, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी जो होती है वो किसकी हो जाएगी, चांदी और कॉपर में, कॉपर की हो जाएगी, क्योंकि चांदी की कंडक्टिविटी सबसे हाई होती है। तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम हो गई, और कंडक्टिविटी क्या है, हाई है। अब कॉपर की बात कर लेते हैं, तो कॉपर की कंडक्टिविटी क्या होती है, कॉपर की कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, हाई होगी। मैं दो की कंपैरिजन कर रहा हूँ, चांदी की और कॉपर की। तो यहाँ स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके किसकी बात कर लेते हैं स्टूडेंट, इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। इसका मात्रक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसका यूनिट क्या बनता है स्टूडेंट, अब यहाँ यूनिट देखते हैं। यहाँ देखें, जैसे स्टूडेंट हमने आर की जगह पे आर की वैल्यू को पुट कर दिया था, आर का फॉर्मूला पुट कर दिया। जैसे हमारे पास सिग्मा है, सिग्मा का भी तो हमारे पास फॉर्मूला है, तो यह सिग्मा का फॉर्मूला यदि हम पुट कर दें तो स्टूडेंट क्या निकल के आएगा, सिग्मा का फॉर्मूला स्टूडेंट हम यहाँ पुट करें, सॉरी सिग्मा नहीं है, रो का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, आर ए ओवर एल। अब आपको पता है ये एल कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा मल्टीपल में, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी, एल ओवर आर ए। बोले तो सिग्मा की वैल्यू क्या निकल के आई स्टूडेंट, एल ओवर आर ए। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि जो सिग्मा है, सिग्मा को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, बोले तो विशिष्ट चालकता, बोले तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है किसके ऊपर, ये डिपेंड नहीं करता है इनके ऊपर, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, जैसे ये रेजिस्टिविटी थी चालक तार की पदार्थ की प्रकृति के ऊपर, तापमान के ऊपर डिपेंड कर रही थी, ये इनके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। ये इनके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, इनके ऊपर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, केवल किसके ऊपर डिपेंड करती है, चालक की पदार्थ की प्रकृति पर और तापमान पर। इसकी डिपेंडेंसी किस पे है, ये डिपेंड करती है केवल और केवल पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर, पदार्थ की
प्रकृति और क्या तापमान, पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर डिपेंड करती है। बोले तो क्या, कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टिविटी है ऐसे ही कंडक्टिविटी है, जैसे रेजिस्टेंस आपका डिपेंड कर रहा है इनके ऊपर, ऐसे ही कंडक्टिविटी डिपेंड करती है, कंडक्टेंस डिपेंड करती है किसके ऊपर, एरिया, रो और एल, इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ स्टूडेंट आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा मैटर। तो अब इसमें हाँ, इसका क्या रह गया, इसका रह गया आपका यूनिट। यहाँ से हम इस फॉर्मूले के माध्यम से हम क्या निकाल लेंगे, इसका यूनिट निकाल लेंगे। देखिए स्टूडेंट, यूनिट इसका क्या निकल के आएगा, हम जानते हैं स्टूडेंट लंबाई है, चालक तार की लंबाई है, और लंबाई को ऐसा ही पद्धति के अकॉर्डिंग मीटर में मेजर करते हैं। तो यहाँ तो आ गया ये मीटर अपॉन रेजिस्टेंस को किस में मेजर किया जाता है, रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है स्टूडेंट ओम होता है, इनटू एरिया जो होता है स्टूडेंट, एरिया को हम किस में मेजर करते हैं, एसआई पद्धति के अकॉर्डिंग मीटर स्क्वायर में, किस में, मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ स्टूडेंट मीटर से एक मीटर ये कट गया, तो स्टूडेंट निकल के क्या आया, 1/ओम इंटू मीटर, 1/ओम इंटू मीटर। तो स्टूडेंट आप मुझे बताएंगे कि इस 1/ओम को आपने क्या बोला है, मेहो भी बोला है, साइमन भी बोला है, ये सिंबल बना दिया। तो 1/ओम को स्टूडेंट आपने क्या बोला है, मेहो बोला है। तो स्टूडेंट इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, मेहो बट्टे क्या रह गया नीचे, मीटर रह गया। तो मेहो प्रति क्या हो गया स्टूडेंट, मेहो प्रति मीटर, मेहो प्रति मीटर इसका क्या बन गया, यूनिट बन गया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से यूनिट इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या हम इसको क्या बोल सकते हैं, 1/ओम इंटू मीटर बोल सकते हैं, मेहो प्रति मीटर बोल सकते हैं, मेहो की जगह पे साइमन लिख सकते हैं, साइमन प्रति मीटर लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इसी के अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर होल पावर क्या है, 1 है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, इसको ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है, ये छोटा सा गणित तो आपको आना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई। अब चलते हैं स्टूडेंट, हमने आपको बोला था कि ये जो डिपेंड कर रहे हैं इनके ऊपर, ठीक है, तो कौन किसके समानुपाती है, कौन किसके विलोमानुपाती है, ये थोड़ा सा आपको ये डिटेल में बता दें। तो इसका डिटेल में बताने के बाद में फिर हम देखेंगे थोड़ा सा और टॉपिक देखेंगे, इसमें जो है थोड़ा सा कंसेप्ट अभी और रह जाता है। उसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल को तो हवा में कर लोगे, चिंता मत करो। ये चीज़ समझ में आ गई तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इससे बहुत सारे थ्योरेटिकल सवाल आपके बनते हैं। कंडक्टेंस की यूनिट पूछ लेता है, फॉर्मूला पूछ लेता है, कभी सवाल भी निकलवा लेता है, और इनकी डेफिनेशंस भी आपको बहुत ज़्यादा नॉर्मल होती हैं, किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, ये सारी बातें यार पूछ लेता है। ये सब एग्ज़ाम की दृष्टि से करा रहा हूँ मैं, कोई वैसे नहीं करा रहा हूँ आपको, ये सब पूछा गया है। तो यहाँ स्टूडेंट हम आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट हमने क्या देखा, कंडक्टिंग मटेरियल देखे। कंडक्टिंग मटेरियल कैसे, जितने हमारे मेटल होते हैं, धातु होते हैं, वो सब कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं। उन कंडक्टिंग मटेरियल को हम लेके उनमें कौन सा गुण पाया जाता है, एक तो आघातवर्ध का गुण पाया जाता है और एक उसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता को बोलते हैं डक्टिलिटी और आघातवर्ध को बोलते हैं मैल्लेबिलिटी। ठीक है ना, इन दोनों गुणों के कारण किसी मटेरियल को किसके रूप में ढाला जा सकता है, एक तो तार के रूप में ढाला जा सकता है, खींच के गर्म करके उसको तार के रूप में ढाला जा सकता है, और उस पर हम जो हथौड़े का प्रहार करके जो है उसको चादर के रूप में ढाल सकते हैं। ये उसका गुण कौन सा बोला जाता है, मैल्लेबिलिटी का बोला जाता है, आघातवर्ध का बोला जाता है। तो हमें क्या बनाना है, हमें रेजिस्टेंस से मतलब था, तो हमें रेजिस्टेंस बनाना था। तो हमने क्या किया कि हमारे पास कुछ कंडक्टिंग मटेरियल था, उस कंडक्टिंग मटेरियल को लिया, थोड़ा सा गर्म किया, गर्म करने के बाद में उसको तार के रूप में क्या कर दिया, ढाल दिया हमने। तो ये हमारे पास क्या बन गया, तार बन गया। और इस तार में हमारे कौन कौन से गुण आ गए, 2 गुण आ गए, एक तो रेजिस्टेंस का गुण आ गया और एक रेजिस्टिविटी का गुण आ गया। ठीक है ना,
रेजिस्टिविटी क्या थी, किस मटेरियल को यूज करके आपने उस वायर को बनाया है, चांदी को यूज करके बनाया या कॉपर को यूज करके बनाया है या किसी अन्य मटेरियल को यूज करके आपने बनाया है, तो वो उसकी क्या बोली जाएगी, रेजिस्टिविटी बोली जाएगी। और जब आपने जो वायर बनाया है कितना मोटा बनाया है, कितना लंबा बनाया है, ये उसकी क्या कहलाएगी, रेजिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस मतलब किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड करती है और उस वायर की लंबाई के ऊपर डिपेंड करती है। आपके पास में 100 ग्राम कॉपर था, 100 ग्राम कॉपर से आपने कितना लंबा कितना मोटा वायर बना लिया, ये बना लिया आपने जो है, ठीक है ना। तो अब ये रेजिस्टेंस जो आएगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर और लंबाई के ऊपर डिपेंड करेगी। अब ये 100 ग्राम में इतना लंबा तार इतना मोटा तार बनाया, तो इसे लंबाई और मोटाई से कोई मतलब नहीं है, बोले तो रेजिस्टिविटी को इससे कोई मतलब नहीं है, बस इसको तो इससे मतलब है कि आपने कॉपर यूज़ किया है तो जो कॉपर की रेजिस्टिविटी है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है ना, उसकी जो करंट के मार्ग में जो बाधा डालने की प्रवृत्ति है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगी, मतलब बोले तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है ना, आप यदि चांदी लेते तो चांदी की रेजिस्टिविटी क्या होती है, सबसे कम होती है। तो यहाँ स्टूडेंट हमने ये देखा कि ये जो रेजिस्टेंस होता है स्टूडेंट, तो ये रेजिस्टेंस हमारा किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है, उसके लंबाई के ऊपर भी डिपेंड करता है और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ देखते हैं किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है, बातों पर निर्भर बोले तो डिपेंड करता है। कौन कौन सी बातें थी, पहला लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूसरी बात थी क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, और तीसरी बात थी आपकी टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करने पर स्टूडेंट फॉर्मूला निकल के आ जाता है RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा नॉट T, ये टेम्परेचर का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये टेम्परेचर की कहानी अगले टॉपिक में करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा इसीलिए हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, हम पहले इसको देखेंगे, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले सवाल जितने भी होंगे उनको हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब ये है कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किसके केस में, चालक के केस में, कंडक्टर के केस में। इंसुलेटर की बात नहीं कर रहे, इंसुलेटर के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इंसुलेटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसके केस में, इंसुलेटर के केस में, सेमीकंडक्टर के केस में, इलेक्ट्रोलाइट के केस में। ये सिर्फ बात हम किसके केस में बता रहे हैं आपको, चालक के केस में। किसके बात केस में, चालक के केस में बात बता रहे हैं हम आपको। चालक कहें, चालक किससे बना, मटेरियल से, कंडक्टिंग मटेरियल से। ठीक है ना, तो कंडक्टिंग मटेरियल कहते हैं। ठीक है ना, कंडक्टिंग मटेरियल कैसे, कंडक्टिंग मटेरियल कौन सा होता है, सभी मेटल जो है कंडक्टिंग मटेरियल है। तो हम मेटल के केस में भी बोल सकते हैं, मेटल बोले हैं, कंडक्टिंग मटेरियल बोले हैं, कंडक्टर बोले हैं, और हम क्या बोले हैं, अब दो धातुओं को मिला के हमारी क्या बन जाती है, मिश्र धातु, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एलॉय। क्या बोलते हैं, एलॉय। तो एलॉय के केस में भी क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे परंतु चालक के मुकाबले थोड़ा सा कम बढ़ता है, इतना नहीं बढ़ता है जितना कि कंडक्टर के केस में बढ़ता है। तो ये कहानी है हमारी आगे की, इसको हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि किसी तार का जो प्रतिरोध था किन किन बातों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, चालक तार की लंबाई पे और चालक तार के किस पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। तो यहाँ स्टूडेंट ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है कि ये आगे से आपको कौन सा भाग दिखाई दे रहा है, ये वृत्ताकार भाग दिखाई दे रहा है। वृत्ताकार भाग बोले तो सर्कुलर मोशन दिखाई दे रहा है, वो सर्कुलर भाग दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है ना, सर्किल टाइप में ये पार्ट आगे वाला जो दिखाई दे रहा है, इधर से देखूंगा तो उतना ही सर्किल दिखाई देगा, इधर से भी देखने पर उतना ही सर्किल दिखाई देगा। कोई वायर आप देखना
तो आगे से और पीछे से दोनों से देखने पर जितना सर्किल आगे बन रहा है उतना ही सर्किल पीछे बन रहा है, ठीक है ना, उतना ही वृत्त पीछे बन रहा है, उतना ही वृत्त आगे बन रहा है। तो इस वृत्ताकार भाग को ही स्टूडेंट मैं क्या बोलता हूँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलता हूँ, बोले तो कटाच क्षेत्रफल बोलता हूँ, ठीक है, हिंदी में बोले तो कटाच क्षेत्रफल। तो ये आपको बात समझ में आ गई। थोड़ा सा ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को डिफाइन कर देते हैं। देखिए ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, हमने आपको दिखाया था, ये आगे का भाग इसका कैसा है, वृत्त के आकार का है। कैसा है, वृत्त के आकार का। तो वृत्त तो आपने खूब बनाए होंगे पटरी प्रकार की सहायता से। ये इसका क्या होता है, आप प्रकार की नोक यहाँ रखते थे और पेंसिल को यूँ घुमा देते थे, तो ये वृत्त बन गया। तो ये देखिए ये कंडक्टर का आगे वाला भाग वृत्ताकार ही तो है, पीछे वाला भाग देखेंगे उतना ही वृत्ताकार तो है, जितना आगे से उतना पीछे से होता है। तो ये वृत्ताकार भाग है, तो इस वृत्ताकार भाग को ही हम क्या बोलते हैं, हम कटाच क्षेत्रफल। इसके पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, कटाच क्षेत्रफल बोलते हैं। ये इसका क्या होता है स्टूडेंट, सेंटर होता है, और सेंटर से हम इसकी परिधि पर, परिधि बोले तो सरकमफ्रेंस, परिधि पर कोई बिंदु हम ए मान लेते हैं। आपने प्रकार की नॉब यहाँ रखी और ये पेंसिल को यूँ घुमाना स्टार्ट कर दिया। तो किस पॉइंट से घुमाना स्टार्ट किया था, ए पॉइंट से घुमाना स्टार्ट किया और ए पॉइंट पर ही हम वापस आ गए। तो स्टूडेंट ए पॉइंट से स्टार्ट किया, ए पॉइंट पर ही वापस आ गए, तो ये इसकी क्या बोली जाती है, परिधि बोली जाती है। वृत्त की परिधि बोले तो सरकमफ्रेंस, ठीक है। ए से चले और ए पर ही आप वापस लौट के आ गए, और हम कह रहे हैं ये बिंदु इसका क्या बोला जाता है, ओरिजिन, सेंटर बोला जाता है इसका, ठीक है ना, केंद्र बोला जाता है। इसका केंद्र क्या है, ओ। अब केंद्र से ही इसके पैरेलल लाइन हम एक और ड्रॉ कर देते हैं, बिल्कुल सीधी इसके। तो ये जितनी इधर है उतनी ही दूरी इधर होगी। अब ओ से ए तक की दूरी को स्टूडेंट हम बोल देते हैं इसकी त्रिज्या। क्या बोल देते हैं, इस वृत्त की त्रिज्या बोले तो रेडियस। जितना ये इधर आर है उतना ही ये इधर आर होगा। यहाँ इसके कितने, यहाँ खींच दूँ परिधि पर, यहाँ परिधि पर, यहाँ परिधि पर, किसी भी मतलब वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये वृत्त की त्रिज्या हो गई और ये भी वृत्त की त्रिज्या हो गई। दोनों को आपस में स्टूडेंट हमने मिला दिया। वृत्त को जब आधे भाग में बांट दे, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो व्यास क्या होता है, दो त्रिज्याओं को मिलाकर व्यास बन जाता है। तो आर को स्टूडेंट हमने क्या बोला, त्रिज्या। क्या बोला, त्रिज्या, बोले तो इंग्लिश में रेडियस, त्रिज्या हो गई। और डी को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, व्यास। डी को क्या बोलते हैं, व्यास। व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं हम डायमीटर, ठीक है। और स्टूडेंट ये व्यास हमारा कैसे बना, आर और आर दोनों को जोड़ के हमारा क्या बन गया, व्यास बन गया। आर प्लस आर बोले तो त्रिज्याओं को जोड़ के क्या बन जाता है, व्यास बन जाता है। तो आर प्लस आर स्टूडेंट क्या हो जाता है, 2r हो जाता है। हमें पता चल गया कि डी बराबर क्या होता है, 2r होता है। तो यहाँ से स्टूडेंट हम r की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगी, डी बाई 2 मल्टीपल में तो डिवाइड में चला जाएगा। तो r की वैल्यू, त्रिज्या की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ गई, d/2। तो स्टूडेंट ये ए पॉइंट था, यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन बिल्कुल खींच दी तो ये बी पॉइंट हो गया। तो ए बी को हमने स्टूडेंट क्या बोल दिया, व्यास बोल दिया। ये ओ है, ये क्या बोल दिया हमने, ओ ए इसकी त्रिज्या होती है। ओ से ए तक की दूरी, ओ से ए तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और व्यास किसको बोला, ए से बी तक की दूरी को, ए बी को स्टूडेंट हमने क्या बोला, व्यास बोला, ठीक। तो ये ए बी कैसे बना, ए ओ प्लस ओ बी को मिलाकर क्या बन गया, हमारा व्यास बन गया। तो व्यास को आर प्लस आर जोड़ा तो कितना हो गया, 2r। तो डी बराबर, व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणा त्रिज्या। व्यास बराबर क्या हो जाता है, व्यास बराबर 2 इंटू क्या, त्रिज्या। आर की वैल्यू यहाँ से निकाली तो जो त्रिज्या की वैल्यू होती है स्टूडेंट वो व्यास की कैसी होती है, आधी होती है। अब बात करते हैं इसकी किसकी, क्षेत्रफल की। क्रॉस सेक्शनल एरिया, बहुत देर से हम नाम ले रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। भाई एरिया होता कितना है, इस कटाच क्षेत्रफल, इसका भाग जो है वो कितना है, इसका एरिया कितना है। इसका एरिया निकालने का स्टूडेंट फॉर्मूला हो जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया को स्टूडेंट हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, एरिया बोल देते हैं। तो वो एरिया का स्टूडेंट फॉर्मूला हो जाता है पाई r स्क्वायर। क्या हो जाता है, पाई r स्क्वायर।
अब स्टूडेंट एरिया का फॉर्मूला यदि डायमीटर की फॉर्म में लिखें, बोले तो ये तो हमने त्रिज्या की फॉर्म में लिख दिया, अब हम व्यास की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो हम आर की जगह पर d/2 नहीं रख सकते क्या? पाई इंटू आर की जगह पर क्या रख देंगे हम? d/2। क्या रखते हैं? d/2। अब देखिए ये इसका होल स्क्वायर चल रहा है, तो ये स्क्वायर मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबको सिखा दिया है। पिछली वीडियो आप हमारी देख सकते हैं, इनमें सब मैंने मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया है सबको। तो ये स्क्वायर इस पे भी जाएगा, स्क्वायर इस पे भी जाएगा, तो ये स्टूडेंट क्या निकल आ जाएगा? पाई d² अपॉन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो एरिया डायमीटर की फॉर्म में क्या बन जाता है? पाई d² अपॉन 4। सब काम की चीज़ें हैं, बकवास कुछ नहीं है। मैं मैथ नहीं पढ़ाने आया आपको, ये मैथ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सब में यूज होता है। तो इसीलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर रहा हूँ, अन्यथा रटते रहना आपकी मर्जी है। रटना चाहते हो तो रटो जितना रटना चाह रहे हो, रटने से सिलेक्शन नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा समझ लो भाई, समझने की चीज़ें हैं ये सभी, तो ये आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ हमने एरिया निकाल दिया। एरिया ये तो हो गया किसकी फॉर्म में? त्रिज्या की फॉर्म में, रेडियस की फॉर्म में, और ये किसकी फॉर्म में हो गया? डायमीटर की फॉर्म में हो गया। यहाँ स्टूडेंट ये पाई जो होता है, इस पाई को हम क्या बोलते हैं? पाई को हम कांस्टेंट बोलते हैं। पाई क्या होता है यहाँ? कांस्टेंट, कांस्टेंट है। और π/4 भी यहाँ क्या है? कांस्टेंट है। π/4 भी क्या है? यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। तो स्टूडेंट आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में जानकारी हो गई होगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? हम जो तार बनाते हैं, तार को सामने से देखते हैं तो वो एक वृत्ताकार भाग हमें दिखाई देता है। उस वृत्ताकार भाग को ही हम क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। वो क्रॉस सेक्शनल एरिया में हम उसका एरिया कितना होता है, उसका फॉर्मूला क्या बनता है, वो फॉर्मूला हमने इसका त्रिज्या के रूप में भी निकाल लिया, और किसके फॉर्म में निकाल लिया? हमने व्यास की फॉर्म में निकाल लिया। त्रिज्या की फॉर्म में क्या बोला जाता है? एरिया बराबर πr²। पाई क्या? एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट। और इसका जो फॉर्मूला है एरिया, इसका एरिया का जो फॉर्मूला है वो हमने डायमीटर की फॉर्म में भी चेंज कर लिया। डायमीटर की फॉर्म में कैसे हमने चेंज किया स्टूडेंट? क्योंकि हम जानते हैं R बराबर क्या होता है? d/2 होता है। सब कुछ हमने सिखा दिया आपको। R बराबर क्या होता है? d/2 होता है। तो πr², R की जगह पे हम d/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई d² अपॉन 4 हो जाएगा। ये एरिया की कहानी यहाँ हो गई हमारी समाप्त। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। एरिया हमने आपको समझा दिया, ठीक, आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ, ये कंडक्टर की क्या है? ये कंडक्टर की लेंथ है। लेंथ के कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और एरिया, ये एरिया है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसके कैसे है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, एक एल्फा टाइप का जो साइन था उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रोपोर्शनल साइन। तो अब आप प्रोपोर्शनल साइन के बारे में समझ लें। ये हमने क्या बताया था आपको? ये होता है प्रोपोर्शनल साइन। प्रोपोर्शनल साइन। ये प्रोपोर्शनल साइन स्टूडेंट हमसे क्या कहता है कि ये प्रोपोर्शनल साइन हमको ये बताता है कि हमारे पास जब दो क्वांटिटी होती हैं, उन दो क्वांटिटियों के मध्य में रिलेशन को बताता है। क्या बताता है? रिलेशन को बताता है। और रिलेशन को किस में दर्शाता है? गुणे में दर्शाता है। न्यूमेरिकल से संबंधित बातें चल रही हैं आपकी, ठीक है ना? आप बहुत ध्यान दें इन बातों पर। ये प्रोपोर्शनल साइन क्या बताता है? ये प्रोपोर्शनल साइन हमें बताता है कि दो क्वांटिटी के बीच में जब ये साइन लगा होता है तो ये गुणे में संबंध को दर्शाता है। किस में संबंध को दर्शाता है? गुणे में संबंध को दर्शाता है। और किस प्रकार से संबंध को दर्शाता है? या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दर्शाएगा, डायरेक्टली संबंध को दर्शाएगा, या फिर इन्वर्सली दर्शाएगा। जैसे यहाँ डायरेक्टली दर्शा रहा है, यहाँ इन्वर्सली दर्शा रहा है। साइन क्या बोला जाता है? प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनल साइन दो प्रकार से बताता है संबंध को। एक तो इन्वर्सली संबंध दर्शाता है, और एक डायरेक्टली संबंध दर्शाता है। सब कुछ बता दूंगा, हिंदी में भी बताऊंगा आपको, चिंता ना करें। तो ये प्रोपोर्शनल साइन होता है, इसको हिंदी में हम आनुपातिक चिन्ह बोलते हैं। ये क्या बताता है? ये चिन्ह हमको बताता है, स्टूडेंट, दो राशियों के मध्य में संबंध को गुणे में। यह दो राशियों के मध्य में संबंध को गुणे में दर्शाता है।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही काम की बात है। यह दो राशियों के मध्य में संबंध को किस में दर्शाता है स्टूडेंट? गुणे में दर्शाता है। मैंने गुना निकालना आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था। मैंने गुना निकालना अपनी पिछली वीडियो में बताया आपको कि गुना कैसे निकालते हैं। लंबाई को 10 मीटर से 20 मीटर कर दिया, बोले तो कितना गुना हो गया? गुना कैसे निकालते हैं? जो अब की वैल्यू आई है उसमें पहले की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। बोले तो 20/10, बोले तो कितना? 2 गुना। तो ये संबंध किस में दर्शाएगा? गुणे में दर्शाएगा। बोले तो एक राशि को आप गुणे में ला के रख दोगे तो दूसरी राशि किस में निकल के आएगी? गुणे में निकल के आएगी। मैं ये नहीं कह सकता कि लंबाई को, किसी तार की लंबाई को मैं 10 मीटर बढ़ा दूं तो रेजिस्टेंस कितना गुना बढ़ जाएगा, नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि मुझे पता नहीं है आपने पहले कितनी लंबाई थी और कितने गुना लंबाई की है आपने। मुझे यदि गुणे में लंबाई पता होती तो मैं रेजिस्टेंस आपका गुणे में निकाल के दे देता। राइट जी? हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ कि जब आप लंबाई को 10 मीटर बढ़ा रहे हो, ठीक है ना, बढ़ा रहे हो, तो बढ़ाने का मतलब है कि रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक, पर हम ये डेफिनेट नहीं बता सकते आपको कि कितना बढ़ जाएगा। यदि हमें यहाँ गुणे में दिया होता कि लंबाई को 2 गुना किया जा रहा है, तब हम एग्जैक्ट बता देते आपको कि रेजिस्टेंस कितना गुना हो जाता? 2 गुना हो जाता। रेजिस्टेंस कितना गुना? 2 गुना। ठीक, यदि पहले का हमें रेजिस्टेंस दिया होता 10 ओम है तो हम अब का रेजिस्टेंस आपको निकाल के दे देते, सेकंड कंडीशन का रेजिस्टेंस आपको निकाल के दे देते। भाई 2 गुना हो रहा है तो पहले कितना था? 10, बोले तो कितना हो जाएगा प्रेजेंट में? 20 गुना, 20 ओम हो जाएगा। 10 गुना 2, बोले तो 20 ओम। तो यहाँ स्टूडेंट हम न्यूमेरिकल पे आ गए, हम जो है न्यूमेरिकल पे चलेंगे अब आगे। थोड़ा सा हम प्रोपोर्शनलिटी के बारे में और समझाते हैं। प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ये आपके इलेक्ट्रिकल में आप चाहे मैग्नेट वाले चैप्टर में चले जाएं, चाहे आप डीसी मोटर जनरेटर वाले चैप्टर में चले जाएं कि स्पीड को 2 गुना कर दिया जाए तो फ्लक्स को इतना कर दिया जाए, उतना कर दिया जाए, या इंडक्टिव रिएक्टेंस को इतना कर दिया जाए, फ्रीक्वेंसी को इतना कर दिया जाए, तो क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा, कौन कितने गुना होगा। ये सारे सवाल स्टूडेंट ये प्रोपोर्शनलिटी पे ही आधारित हैं। जब आपको प्रोपोर्शनलिटी के बारे में समझ में आ जाएगा, हम कहें कि फ्रीक्वेंसी को 2 गुना कर दिया जाए तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कितने गुना हो जाएगा। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी से क्या रिलेशन होता है, तो पहले हम फॉर्मूले को देखेंगे और फॉर्मूले में कौन कौन सी वैल्यू कांस्टेंट है, उन कांस्टेंट वैल्यू को हम किस में ट्रांसफर कर देंगे? प्रोपोर्शनल साइन में ट्रांसफर कर देंगे। बराबर हटाएंगे, उसकी जगह पर क्या लगा देंगे? प्रोपोर्शनल साइन हटा देंगे, प्रोपोर्शनल साइन लगा देंगे। उस प्रोपोर्शनल साइन में किसको भेज देंगे? कांस्टेंट राशियों को भेज देंगे। हमें पता चल जाएगा कि कौन किसके इनवर्स प्रोपोर्शनल है, कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो वैल्यू आपको दे रखी है गुणे में, उसको लगा देंगे, क्योंकि ये अल्फा हमको क्या बताता है? गुणे में बताता है। गुणे में वैल्यू लगा दी, गुणे में वैल्यू निकल आएगी हमारी, बस कहानी खत्म। देखते ही देखते निकल आएगा सवाल जो है। बस देखिए, अभी चुटकियों में हल करोगे सवाल को। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो भाई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सबको समझ में आ गया, देखते ही हल कर दोगे आप। तो मैं यहाँ ये बता रहा हूँ, ये जो अल्फा जो साइन है सीधी लाइन में है, 2 क्वांटिटियाँ एक दूसरे के सीधी लाइन में बिल्कुल आमने सामने हैं। आमने सामने हैं तो इसका मतलब है समानुपात। इनके साथ में कैसी हैं? आमने सामने। आमने सामने हैं तो इसको बोलेंगे स्टूडेंट समानुपात। ये एक दूसरे के कैसी हैं? समानुपाती। आमने सामने हैं तो कैसी हैं? समानुपाती। और समानुपाती को स्टूडेंट हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है स्टूडेंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टूडेंट हमसे ये बताता है कि जब एक राशि को बढ़ाओगे तो दूसरी राशि उसी अनुपात में क्या होगी? बढ़ेगी। एक राशि को आप घटाओगे तो दूसरी राशि उसी अनुपात में क्या होगी? घटेगी। लंबाई को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लंबाई को घटाओगे रेजिस्टेंस घटेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमको ये बताता है। तो थोड़ा सा हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि एक राशि के बढ़ने या घटने से, एक राशि के बढ़ने या घटने से दूसरी राशि उसी अनुपात में
बढ़ रही है तो बढ़ेगी, बढ़ती, या घट रही है तो घटेगी, घटती है। लंबाई को दोगुना कर दें, 2 वैल्यू रखेंगे, गुने में रख रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी कितना गुना आ गया, 2 गुना। कैसे? लंबाई को कितना गुना कर दिया, 2 गुना। लंबाई को 2 गुना तो रेजिस्टेंस कितना गुना हो जाएगा। देखें स्टूडेंट, हम जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी का खेल हम जानते हैं कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, L के। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L की वैल्यू स्टूडेंट हमको कितना गुना दे रखी है। ये अल्फा साइन हमको क्या बताता है स्टूडेंट, 2 राशियों के मध्य में संबंध किस में दर्शाता है, गुने में। तो यहाँ गुना ही रखना पड़ेगा, लंबाई की वैल्यू किस में रखनी पड़ेगी हमें, गुने में। तो 2 गुना, हमें ये पता चल गया कि रेजिस्टेंस कितना गुना हो गया हमारा, 2 गुना हो गया। तो ये 2 गुना जो हुआ है, ये 2 गुना किससे हुआ है, इसका मतलब है पहले की वैल्यू से 2 गुना हुआ है। यदि पहले इस तार का प्रतिरोध जो है आपका कितना था, 10 ओम था, तो अब इस नए तार का जो प्रतिरोध है स्टूडेंट वो 2 गुना है। पहले 10 था, अब ये 2 गुना है, तो पहले का ही तो 2 गुना है। पहले का 2 गुना बोले तो 2 गुना कितना, इसका 10 था, 2 गुना 10 बोले तो 20 ओम है इस तार का प्रतिरोध। समझ गए? तो हम जानते हैं स्टूडेंट यहाँ कि इसका जो प्रतिरोध कितना आ गया, 2 गुना आ गया। ठीक, अच्छा, अब यहाँ स्टूडेंट हम चलते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन हो गई, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन क्या बन जाती है, इसको स्टूडेंट हम बोलते हैं जब 2 राशियाँ एक दूसरे से ऊपर नीचे हैं। कैसी हैं, यहाँ आमने सामने थी और यहाँ ऊपर नीचे हैं, तो इसको हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती भी कह सकते हैं, और इसको हम जो है दूसरा शब्द हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, विलोमानुपाती। विलोमानुपाती, जिसको कि स्टूडेंट हम इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। व्युत्क्रमानुपाती कहें, विलोमानुपाती कहें, इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ इसको हम समानुपाती बोल रहे हैं, तो इसको हम अनुक्रमानुपाती के नाम से भी जानते हैं, अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती कहें या समानुपाती कहें या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहें, बात एक ही है। बोले तो दोनों क्वांटिटी अल्फा साइन से आमने सामने हैं, तो इसका मतलब है समानुपाती हैं, और नीचे ऊपर हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती क्या कहता है कि ये राशि हमारी बढ़ेगी या घटेगी, ये यदि बढ़ रही है तो ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये कम हो रही है तो ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। व्युत्क्रमानुपाती ये कहता है। समानुपाती क्या कहता है कि ये राशि आपकी बढ़ रही है तो ये राशि भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। समानुपाती क्या कहता है कि ये राशि आपकी घट रही है तो ये भी राशि रेजिस्टेंस भी आपकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ ये कहता है कि जब आप एरिया को बढ़ाओगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कम हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती ये कहता है, ठीक। और यहाँ देखिए और समझिए, यदि एरिया को आपने क्या किया, कम किया, ठीक है, नीचे तीर जाने को हम कम के लिए बोलते हैं, ये कम किया तो ये रेजिस्टेंस आपका स्टूडेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये व्युत्क्रमानुपाती आपसे ये बोलते हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपकी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ क्या किया हमने जो है, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिखें कि एक राशि के बढ़ने से, फर्स्ट क्वांटिटी के बढ़ने से, फर्स्ट क्वांटिटी और ये सेकंड क्वांटिटी थी, ठीक है ना। फर्स्ट क्वांटिटी के बढ़ने से क्या होता है, सेकंड क्वांटिटी क्या हो जाती है, मतलब सेकंड क्वांटिटी के बढ़ने से कोई एक राशि मान लें, या तो सेकंड क्वांटिटी बढ़ रही है तो पहली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। इनके बीच में ये रिलेशन आ जाएगा। या हम कहें कि फर्स्ट क्वांटिटी क्या हो रही है हमारी जो है, फर्स्ट क्वांटिटी अधिक हो रही है तो इसका मतलब है सेकेंड क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये इसका खेल है किसका, व्युत्क्रमानुपाती का, व्युत्क्रमानुपाती का।
अच्छा एक देखिए, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती, थोड़ा सा दैनिक जीवन में आके देखते हैं हम जो है, ठीक है। दैनिक जीवन में हम देखें, समानुपात का खेल देखते हैं दैनिक जीवन में कहाँ यूज होता है। दैनिक जीवन में हम देखें कि हम मार्केट गए, तो मार्केट में किसी दुकान पर जाते हैं, कोई सामान हम खरीदते हैं, मान के चलिए हम बुक खरीद के लेके आते हैं, हम एक बुक खरीद के लेके आते हैं इलेक्ट्रिकल की, ठीक है ना, उसका मूल्य है 500 रुपये। यदि उसी इलेक्ट्रिकल की बुक हमें 4 लेके आनी हो तो हमें कितना रुपये पे करना होगा? 4 गुना रुपये ही तो पे करना होगा। जब एक बुक का 500 रुपये है तो 4 बुक का कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो समझे नहीं समझे? मतलब आपने बुकों की संख्या बढ़ा दी तो उसका मूल्य भी क्या हो गया? बढ़ गया। मूल्य भी क्या हो गया? बढ़ गया। आप मार्केट में कुर्सी खरीदने गए, एक कुर्सी की कीमत 200 रुपये है, आपको 4 कुर्सी लेके आनी है या 5 कुर्सी लेके आनी है या 10 कुर्सी लेके आनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इधर देखो मूल्य भी बढ़ेगा, उधर कुर्सियों की संख्या भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी, ठीक है। इधर आप कुर्सियों की संख्या बढ़ा रहे हो तो उधर साथ के साथ क्या बढ़ेगा? मूल्य भी बढ़ेगा। तो एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि भी क्या होती है? बढ़ती है, या एक राशि के कम होने से दूसरी राशि भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसको बोलते हैं हम समानुपात। और जब हम एक राशि को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं तो दूसरी राशि कम हो जाती है, ये बोला जाता है व्युत्क्रमानुपात। और व्युत्क्रमानुपात आपके दैनिक जीवन में कहाँ लगता है? हम आपको बताएं। जैसे आपने काम और समय में क्या चलता है? हमारा व्युत्क्रमानुपात चलता है। आपने अपने घर की पुताई कराने के लिए 10 मजदूरों को लगा दिया, ठीक है। 10 मजदूरों को लगाया तो वो 10 दिन में पुताई करके देते हैं आपके मकान की। तो यदि मैं 10 मजदूरों को न लगाऊं, 10 मजदूर की जगह पर हम एक ही मजदूर को लगाते हैं, तो वो एक मजदूर बताएं क्या 10 दिन से कम समय लेगा या 10 दिन से ज़्यादा समय लेगा? फैक्ट बात है ना। तो 10 दिन से वो क्या समय लेगा? जब 10 आदमी 10 दिन में कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक आदमी तो अधिक समय लेगा, ठीक है। एक आदमी क्या लेगा? अधिक समय लेगा, मतलब 10 से ऊपर दिन ले लेगा वो। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिला? हमने आदमियों की संख्या क्या कर दी? कम कर दी। तो हमें समय क्या हो गया? हमारा बढ़ गया। एक क्वांटिटी क्या हुई? कम, तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी? बढ़ गई। तो इसका मतलब है व्युत्क्रमानुपात। क्या है? व्युत्क्रमानुपात। और व्युत्क्रमानुपात में हम एक की वैल्यू निकालें, दैनिक जीवन से थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूँ चीज़ों को। आप व्युत्क्रमानुपात, जैसे मैंने बोला 10 आदमी 10 दिन में कर रहे हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? आपको ये तो पता चल गया कि भाई ज़्यादा दिन लगेगा, पर दिन कितना लगेगा? एग्जिट वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? एग्जिट वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट आपको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे आप समानुपात में एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर देते हो? भाग कर देते हो। हम कहें 5 किलो आलू की कीमत कितने रुपए है? 60 रुपये है। 5 किलो आलू की कीमत 60 रुपये है। तो आप 1 किलो की कीमत निकालने के लिए क्या कर देते हो? इस 5 को उठा के किसके नीचे लगा देते हो? 60 के नीचे लगा देते हो। तो बोले तो 1 किलो की कीमत आप निकाल लेते हो 15 रुपये। राइट जी। ऐसे ही विलोमानुपात के केस में क्या करना होगा? एक की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ तो आपने भाग किया, यहाँ आप क्या करोगे? गुणा कर दोगे। यहाँ गुणा करते हैं हम, ठीक है स्टूडेंट। तो गुणा कैसे करेंगे हम जो है? तो 10 आदमी 10 दिन में कर रहे हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? 10 गुणा 10 बोले तो 100 दिन में कर देगा, ठीक है स्टूडेंट। ये काम समय की कहानी अब यहाँ खत्म हो गई। समानुपात विलोमानुपात आपकी समझ में आ गया, तो अब इसको यहीं फिनिश करते हैं। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट। ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो अब आगे देखते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपकी समझ में आ गया। काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने समझाया है, समझ में आ जाना चाहिए। और नहीं समझ में आया तो 1-2 बार वीडियो को देखें, पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ स्टूडेंट हमने देखा कि ये रेजिस्टेंस जो था किन किन बातों के ऊपर डिपेंड कर रहा था? किन किन बातों के ऊपर डिपेंड कर रहा था? एक तो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब इन दोनों बातों को एक ही उसमें लिख दूं मैं जो है, ठीक है ना। तो एक ही उसमें लिखा जा सकता है, दोनों को मिलाकर लिखा जा सकता है। दोनों को मिला के स्टूडेंट हम कैसे लिखेंगे? दोनों को मिला के हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? इन दोनों को मिलाकर लिखा जाए, मिलाकर लिखने पर
लिखने पर। तो स्टूडेंट हम इसे कैसे लिखेंगे, R प्रोपोर्शनल L ओवर A। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है, क्लियरली दिख रहा है हमको जो है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी है, तो दोनों को एक ही उसमें लिखा जा सकता है मिला के। तो यहाँ हमने एक ही जगह मिला के लिख दिया, तो स्टूडेंट ये क्या मिला हमको, R प्रोपोर्शनल L ओवर A मिला। यहाँ से स्टूडेंट हम जानते हैं, यहाँ से हम जानते हैं स्टूडेंट हमने क्या लिखा है मिला के, R प्रोपोर्शनल L ओवर A। यही तो लिखा है हमने मिला के दोनों को मिलाकर हमने क्या लिख दिया, मिलाकर दोनों को मिलाकर किस प्रकार से लिखा हमने जो है, R प्रोपोर्शनल L ओवर A। यहाँ से हमें पता चल गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये स्टूडेंट क्या होता है हमारा साइन, मैंने अभी आपको बताया ये प्रोपोर्शनल साइन है। ये प्रोपोर्शनल साइन संबंध किस में दर्शाता है, दो राशियों के मध्य गुणे में संबंध को दर्शाता है। आपको यदि लंबाई गुणे में दे रखी है, एरिया गुणे में दे रखा है, तो रेजिस्टेंस आपका किस में निकल आएगा, गुणे में निकल आएगा, राइट। अब यहाँ हम इस बात को देखते हैं कि ये स्टूडेंट हम जानते हैं कि इस प्रोपोर्शनल साइन को हम यहाँ से हटा देते हैं। इसको क्या करना है, प्रोपोर्शनल साइन को हटाना है। इसको क्या करना है, हटाना है। तो हटाने के लिए स्टूडेंट हम क्या कर देते हैं, हटाने के लिए यहाँ बराबर का चिन्ह लगाते हैं, प्रोपोर्शनल की जगह पे बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, और राइट हैंड साइड में हम एक कांस्टेंट वैल्यू से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने का ये नियम होता है। किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कांस्टेंट से। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, उससे हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर वैल्यू क्या आती है हमारी, L ओवर A। यही तो इसका नियम होता है हटाने का, बताइए, यही इसका नियम होता है ना। तो देखिए यहाँ जो हम कांस्टेंट रखते हैं स्टूडेंट, वो कांस्टेंट क्या होता है हमारा, रो होता है। क्या होता है, रो को क्या बोलते हैं हम जो है, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। हिंदी में इसको विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाता है, हिंदी में इसको प्रतिरोधकता बोला जाता है। तो ये कांस्टेंट स्टूडेंट क्या होता है हमारा, रेजिस्टिविटी कहें, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहें, प्रतिरोधकता कहें, विशिष्ट प्रतिरोध कहें, ठीक। तो R बराबर कांस्टेंट क्या हो गया, कांस्टेंट का साइन क्या होता है, रो इंटू L ओवर A। जब भाई ये प्रोपोर्शनल साइन आपने हटाया है, तो इसका उल्टा भी किया जा सकता है। क्यों उल्टा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, जी बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे उल्टा किया जा सकता है, ये कांस्टेंट साइन है और ये बराबर है। जब हमें कांस्टेंट साइन को यहाँ से हटाना है, तो इस बराबर की जगह पे हमको क्या लगाना होगा स्टूडेंट, प्रोपोर्शनल साइन लगाना होगा, और इस कांस्टेंट साइन को यहाँ से हटाना होगा। जो वैल्यू आपकी दिख रही है वो वैल्यू आपको लगानी होगी। इसका उल्टा भी सत्य है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल निकालने के लिए खेल समझा रहा हूँ आपको। ये न्यूमेरिकल आप बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। ये साइन, इसका मतलब आप समझ गए थे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसका मतलब, कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आप प्रोपोर्शनल साइन को हटा रहे हैं, उसकी जगह पे बराबर लगा रहे हैं और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब हम कहें कि किसी फॉर्मूले में हमको क्या लगाना है, प्रोपोर्शनल साइन लगाना है। तो प्रोपोर्शनल साइन लगाने का मतलब ये है कि जो उस फॉर्मूले में कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, उसको हटा के उसकी जगह पे क्या रख सकते हैं हम, प्रोपोर्शनल साइन रख सकते हैं। बराबर को हटा देंगे, प्रोपोर्शनल साइन में चली जाएंगे कांस्टेंट वैल्यू, राइट। यही तो काम किया है, देखो यही तो उल्टा काम किया है हमने जो है। यहाँ ये कांस्टेंट वैल्यू थी, इसको हमें क्या करना है, इस कांस्टेंट वैल्यू को और बराबर को हटाना है, तो हमने क्या कर दिया, इसकी जगह पर प्रोपोर्शनल साइन लगा दिया। वही चीज़ लौट के आनी चाहिए हमारी, कोई अन्य चीज़ नहीं आनी चाहिए, वही लौट के आ गई। तो यहाँ से आप ये सब कुछ समझ गए होंगे। क्लियर हो गया मामला। अच्छा, अब स्टूडेंट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझने की कोशिश करिए, कि जो किसी तार का जो प्रतिरोध होता है वो डिपेंड करता है किस पे, उसके विशिष्ट प्रतिरोध पे, उसकी लंबाई पे, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। हमको दिखाई दे रहा है, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रो के।
विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये इसके कैसे है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कम हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि कौन किसके प्रोपोर्शनल है, कौन किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल काफ़ी अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। ये साइन हमको क्या बताता है कि इधर वाली क्वांटिटी आप गुने में लगाओगे तो इधर वाली क्वांटिटी किस में निकल के आएगी, गुने में निकल के आएगी। और गुने में निकालना मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया है कैसे गुना निकालते हैं। सवाल देखना, सवाल चुटकियों में हल ना हो जाए तो गारंटी है। अब यहाँ देखिए सवाल कैसे घूम के आता है। सवाल देखिए, हम कहें स्टूडेंट कि भाई एक बात बताएं आप कि किसी तार के प्रतिरोध को आप किस तरीके से चेंज कर सकते हो। किसी तार के प्रतिरोध को आप किस तरीके से चेंज कर सकते हो। आप कहोगे कि ये फॉर्मूला हमने देखा R बराबर रो एल ओवर ए, तो हमको ये समझ में आता है यहाँ से कि लंबाई को यदि बदल दें, लंबाई को यदि खींच दें या दबा दें या अन्य तार उसके अंदर क्या कर दें, जोड़ दें, ठीक है ना। या तो इसको हम खींच दें या फिर क्या करते हैं इसको दबा दें या इसके अंदर कुछ नया वायर इसी मटेरियल का हम क्या करते हैं जोड़ दें, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। या क्या करें, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है या इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो इसको क्या करते हैं, वायर को मोटा कर दें। क्या कर दें, मोटा कर दें। तो मोटा करने पर क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपको बात यहाँ से समझ में आ गई। अब यदि बात हम ये कहें कि हमारे पास मटेरियल तो 10 ग्राम है, ठीक है ना। 10 ग्राम का मतलब है वॉल्यूम उसका, 10 ग्राम का मतलब है वॉल्यूम उसका। तो इसके वॉल्यूम को या तो कांस्टेंट रखा जा सकता है या फिर इसके कांस्टेंट को क्या किया जा सकता है, वेरी किया जा सकता है। क्यों, राइट है ना। ये मैंने जो है वायर बना लिया, मेरे वायर बना ये जो है 1 किलो मटेरियल से, ठीक है ना। 1 किलो कॉपर से ये इतना लंबा मोटा वायर मेरा बन गया, ठीक है स्टूडेंट। अब ये मटेरियल है तो इसका मतलब ये किसका क्या बोला जाएगा, जितने मटेरियल से बना वो उसका क्या होता है, ये वॉल्यूम होता है। क्या होता है, वॉल्यूम, आयतन। क्या होता है, आयतन। जितना मटेरियल किसी तार को बनाने में आप यूज कर रहे हैं वो उसका क्या क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। वॉल्यूम बोले तो आयतन बोला जाता है। तो इसी तार को यदि मैं पिघला करके तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कंप्रेस भी कर सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर कौन सा गुण होता है, डक्टिलिटी का गुण होता है। डक्टिलिटी क्या कहती है, या तो इसको तार के रूप में क्या किया जा सकता है, ढाला जा सकता है। बोले तो मोटा भी किया जा सकता है, पतला भी किया जा सकता है, खींचा भी जा सकता है, इसको दबाया भी जा सकता है। तो देखिए अब मेरे पास मटेरियल तो इतना ही है, आपको इस चीज़ को इस तरीके से समझाऊंगा मैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। आपने ये मटेरियल ले लिया, कॉपर ले लिया आपने, जो है इतना आपके पास में ये कॉपर है, तो ये कॉपर का क्या बोला जाएगा, ये वॉल्यूम बोला जाएगा। जितनी मात्रा में आपका कॉपर है वो उसका क्या होता है, आयतन होता है। क्या है, ये आयतन है। अब इसी कॉपर का आपने क्या बनाया था, वायर बनाया था। क्या बनाया, वायर। अब इसे वायर के फॉर्म में कैसे ढाला, इसको पिघलाया होगा और पिघलाने के बाद में इसको वायर के फॉर्म में क्या कर दिया आपने, ढाल दिया। क्या कर दिया, ढाल दिया। कैसे ढाला आपने, देखिए ये क्या बन गया स्टूडेंट, आपका वायर बन गया। वायर कैसे बना, जिधर से इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना वृत्ताकार है उतना ही वृत्ताकार ये इधर से है, उतना ही वृत्ताकार इधर से है। मतलब इतना तो ये मोटा बन गया है इधर से और ये इतना क्या बन गया, लंबा बन गया। तो ये इसकी शेप जो है कैसी है, इसकी शेप है स्टूडेंट कैसी, सिलेंड्रिकल शेप है। बोले तो बेलनाकार शेप है, ठीक है ना। इसका यदि हम आयतन निकालें तो इसका आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब एच, इस वायर को मैंने क्या कर दिया, खड़ा कर दिया है, तो खड़ा करने पर इसकी ऊंचाई बोली जाएगी। यदि इसको मैं लेटा दूं तो इसका मतलब क्या बोला जाएगा, ये इसकी क्या बोली जाएगी, लंबाई बोली जाएगी। तो लंबाई बोलें या ऊंचाई बोलें, बात एक ही होती है, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर एच की जगह पाई आर स्क्वायर एल भी बोल सकते हैं। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। बोले तो आधार का क्षेत्रफल इंटू क्या होता है, ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या है, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या होता है, ये बनाया था मैंने अभी वृत्त, ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। बोले तो पाई आर स्क्वायर। बोले तो हम क्या बोल सकते हैं, ए इंटू क्या बोल सकते हैं, एच बोल सकते हैं, या ए इंटू एल बोल सकते हैं, राइट। अब ये क्या बना दिया,
हमने मटेरियल लिया और मटेरियल से क्या बना दिया, ये वायर बना दिया। ठीक, अब इस वायर में क्या कौन सा गुण आ गया, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, दो गुण विद्यमान हो गए। ये दोनों ही गुण, इसमें से करंट गुजरेगी, उस करंट के मार्ग में क्या डालेंगे, बाधा डालेंगे। क्या डालेंगे, बाधा डालेंगे। और ये बाधा डिपेंड करेगी किस पे, अब ये क्या है, इतना मोटा बन गया और इतना लंबा बन गया ये, तो ये क्या बाधा डालेगी, ये बाधा हो गई इसकी रेजिस्टेंस, ये बाधा हो गई क्या, रेजिस्टेंस। और ये किस मटेरियल का बना हुआ है, ये किस मटेरियल का बना हुआ है, इसकी जो बाधा है वो बोली जाएगी रेजिस्टिविटी। क्या बोली जाएगी, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब किस मटेरियल से ये बनाया है हमने, ये कॉपर से बनाया है तो कॉपर की क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी हो जाएगी। ठीक, अच्छा, अब इसको रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस तो बन गया, इसके रेजिस्टेंस को, अब ये रेजिस्टेंस फिक्स हो गया, ठीक है ना, 5 ओम का या 10 ओम का, जितने ओम का होगा उतने ओम का ये फिक्स बन गया। ये वायर मैंने इतना मोटा, इतना पतला और इतना लंबा मैं बना दिया, ठीक है ना। तो बनाने के बाद में इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। बोले तो ये 10 ओम या 20 ओम या 50 ओम जितने ओम बन गया वो फिक्स हो गया। अब यदि इसी मटेरियल को मैंने और आगे बढ़ा दिया, ठीक है ना, क्या कर दिया, इसी मटेरियल को क्या कर दिया मैंने, जो खींच दिया, क्या कर दिया, देखो खींचा, और खींचने पर क्या हो गया स्टूडेंट, ये वायर, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया, कम हो गया, पतला हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया, कम हो गया, और लंबाई इसकी क्या हो गई, बढ़ गई। मटेरियल उतना ही रहा, मटेरियल उतना ही रहा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब किसी तार को या तो खींच दिया जाए या फिर दबा दिया जाए, खींचने पर और दबाने पर उसका मटेरियल चेंज नहीं होता है, मटेरियल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मटेरियल जितना होता है उतना ही रहता है। मटेरियल का मतलब है वॉल्यूम, वॉल्यूम जितना है उतना ही रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा, परंतु उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन समझिए, दूसरी कंडीशन क्या है कि ये मेरे पास वायर है, ये कंडक्टिंग मटेरियल था मेरे पास, क्या था, ये कंडक्टिंग मटेरियल था। अब इस कंडक्टिंग मटेरियल को मैं किसकी फॉर्म में डाला था, वायर की फॉर्म में, वायर की फॉर्म में मैं डाल रहा हूँ स्टूडेंट। देखिए ये वायर की फॉर्म में मैंने इसको डाल दिया, देखिए वायर की फॉर्म में डाल दिया मैंने इसको, जो है कंडक्टिंग मटेरियल को। इसके अंदर रेजिस्टेंस का गुण आ जाएगा, और ये रेजिस्टेंस का गुण जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी लंबाई पे, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, उसकी रेजिस्टिविटी पे, राइट। तो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। अच्छा, तो ये जो वायर बना दिया मैंने स्टूडेंट, अब इस वायर का रेजिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, एक फिक्स हो जाएगा, या तो ये 5 ओम का बन जाए या 10 ओम का बन जाए। अब इस वायर का रेजिस्टेंस मुझे क्या करना है, कम करना है या ज़्यादा करना है, कम करना है या ज़्यादा करना, बोले तो वेरी करना है। क्या करना है, वेरिएबल, वेरिएबल रेजिस्टेंस आपने सुना होगा वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि कम या ज़्यादा, कम या ज़्यादा, ठीक है ना, उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो स्टूडेंट इसका रेजिस्टेंस मुझे कम करना है, तो रेजिस्टेंस कम करना है तो आप जानते हो कि रेजिस्टेंस के कैसे होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस को आपको क्या करना है, इस वायर के रेजिस्टेंस को कम करना है, तो आपने क्या किया, क्रॉस सेक्शनल एरिया से बिना छेड़छाड़ करते हुए इस तार को क्या कर दिया, काट दिया। क्या कर दिया, काट दिया। तो तार को काट दिया तो देखिए जिधर इतना इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया था उधर ही क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना ही रहेगा। मतलब मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया से हाथ नहीं लगाया और मटेरियल मेरा क्या हो गया, कम हो गया। ये मटेरियल देखो मैंने कम नहीं कर दिया, इसका जो है कम हो गया ना, मटेरियल कम हो गया। बोले तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। वॉल्यूम कम हो जाना या वॉल्यूम का ज़्यादा हो जाना है, तो बोले तो वॉल्यूम को वेरी कर देना। वॉल्यूम को क्या कर देना, वेरी करने पर उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा। मतलब वॉल्यूम को वेरिएबल करने पर रेजिस्टेंस परिवर्तित हो जाएगा। वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने पर, वॉल्यूम कांस्टेंट कब रखा जाएगा, जब तार को या तो खींच दिया जाए या तार को दबा दिया जाए। तो इसका मतलब है वॉल्यूम उसका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बोले तो मटेरियल उसका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, राइट। जब उस तार में से यदि उसकी लंबाई को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, उस तार को क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए और क्रॉस सेक्शनल एरिया से छेड़खानी न की जाए, तब भी उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। या फिर क्या किया जाए कि तार को क्या कर दिया जा रहा है, देखो काटा भी जा रहा है और उसको पतला भी किया जा रहा है। काट दिया और पतला भी कर दिया उसको, ठीक है। उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी छेड़ दिया और उसकी लंबाई भी छेड़ दी, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी फिर भी परिवर्तित होगा। रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होगा, बोले तो रेजिस्टेंस वेरी होगा, राइट। या हम कहें कि नया तार उसके अंदर क्या कर दिया, ऊपर उसके लपेट दिया, ठीक है, तो उसकी लंबाई को चेंज ना किया जाए। लंबाई को क्या ना किया जाए,
लंबाई को परिवर्तित न किया जाए। लंबाई इतनी थी, जितनी थी लंबाई उतनी ही रहने दी, परंतु ऊपर से उसके वायर लपेट दिया हमने। क्या कर दिया? वायर लपेट दिया। बोले तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में छेड़खानी की, बस लंबाई में छेड़खानी नहीं की। लंबाई जितनी थी उतनी ही रहने दी, पर उसके ऊपर क्या लपेट दिया हमने? वायर लपेट दिया। तो बोले तो वायर क्या हो गया? वो मोटा हो गया। बोले तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में छेड़खानी की है, लंबाई में छेड़खानी नहीं की है, फिर भी आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। मटेरियल क्या हो गया? बढ़ा दिया उसके अंदर, मटेरियल आपने क्या किया? बढ़ा दिया। बोले तो वॉल्यूम वेरिएबल हो गया। वॉल्यूम वेरिएबल हो गया तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस वेरिएबल हो जाएगा। राइट, समझ गए बातों को? अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब चलेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन की ओर। अब करेंगे मज़ेदार क्वेश्चन।